नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम डिस्कस करना चाहते हैं अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट क्या थी और यूपी अपार्टमेंट एक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया। जबकि बिल्डर ने अगर अपार्टमेंट बनाया है उसका रखरखाव भी वो कर सकता है, लेकिन यूपी अपार्टमेंट एक्ट या अपार्टमेंट एक्ट फॉर डिफरेंट स्टेट्स उसकी रिक्वायरमेंट क्या हुई और उसको क्यों उसका एओ का फॉर्मेशन क्यों किया गया। देखिए, बिल्डर जो होता है वो आपका अपार्टमेंट डेवलप करता है और वो सोली एक बिजनेस पर्पस के लिए डेवलप करता है। अभी उसने आपको अपार्टमेंट अपना सोल्ड आउट किया, अब आप उस अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के ओनर हो गए। अभी जो आपका रेगुलर मेंटेनेंस है वो अभी इनिशियल कुछ सालों में बिल्डर ही मैनेज करता है, क्योंकि बिल्डर का पर्पज़ ही बिजनेस करना है। तो वो इसमें से ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेगा। जैसे अगर आपका 2 रुपये जाता है मेंटेनेंस, तो उसमें से वो कोशिश करेगा कि जितना मैक्सिमम वो प्रॉफिट निकाल सके, जिसमें से वो अपने स्टाफ की सैलरी भी इंक्लूड करेगा। अब प्रॉफिट निकालने का 2 ही तरीका होता है, या तो आप सर्विसेज को कट कीजिए या आप मेंटेनेंस रेट को हाई रखिए, या आप दोनों कर सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है बिल्डर पर और वो उसका अपने रेजिडेंट्स के प्रति क्या नज़रिया है, उस पर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट को और लीगल बॉडीज़ को एक रिक्वायरमेंट हुई कि रेजिडेंट्स की बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे लॉ को इंट्रोड्यूस करते हैं या एक ऐसी ऑथराइज बॉडी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपार्टमेंट के अंदर, सो दैट कि वो अपार्टमेंट का जो मेंटेनेंस है उसका रखरखाव वो खुद करे। जैसे हम अपने घर का बजट खुद डिसाइड करते हैं और हमें क्या रिक्वायरमेंट है वो हम खुद डिसाइड करते हैं, ना कि कोई तीसरा बंदा करता है। क्योंकि अपार्टमेंट सोल्ड आउट हो चुका है, तो अभी यहाँ का जो मेंटेनेंस है अपार्टमेंट के अंदर का, उसका रखरखाव बिल्डर एज ए थर्ड पर्सन क्यों करेगा, जबकि अपार्टमेंट के लोग खुद सक्षम हैं। क्योंकि पैसा आपका है, तो आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना खर्च करना है, कितना आपको सेविंग करनी है। सेम लाइक अपने घर का जो बजट होता है वैसा ही समझिए इसको आप। अभी क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आपके लिए डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग यूपी अपार्टमेंट एक्ट, जैसे हमारा है, हम उत्तर प्रदेश में है, ऐसे ही अलग अलग स्टेट का अपार्टमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया। वो बेसिकली एम्पावर करता है रेजिडेंट्स को, और उसका सोल पर्पस है मेंटेनेंस और कॉमन एरिया मेंटेनेंस और बिल्डिंग का पूरा रखरखाव आपको खुद रेजिडेंट्स के हाथों में दिया जाए। अब क्योंकि रेजिडेंट्स ज़्यादा होते हैं, लाइक कहीं उनकी संख्या 100 से लेके 2000 फ्लैट तक भी हो सकती है, तो सबको तो नहीं दे सकते। तो वहाँ पे एक बॉडी बनाई जाती है जिसको हम अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या RWA कहते हैं। अभी क्या हुआ, अब आपका अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जब फॉर्म हो जाता है, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है फर्स्ट एओ के लिए, वो होता है बिल्डर से मेंटेनेंस का टेक ओवर लेना, हैंड ओवर लेना। अभी देखिए, क्योंकि अपार्टमेंट एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है रेजिडेंट्स के राइट को, और सम हाउ अगेंस्ट द बिल्डर होता है वो। तो अगर बिल्डर मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राई करता है अथॉरिटीज़ जाने का, कोर्ट जाने का, तो शायद वो उसका वेटेज उतना नहीं होता है। उसका रीज़न यही है क्योंकि आप तो आओगे ही। अभी क्या है, आप क्योंकि एओ या RWA का फॉर्मेशन ही हुआ है आपसे मेंटेनेंस लेने का, जो कि यहाँ पर आपको पैसे कमाने का जो ऑप्शन है वो बंद हो रहा है। तो शायद अथॉरिटीज़ उस तरीके से उसको इंटरटेन ना करे, या उसको शायद कोर्ट भी इंटरटेन ना करे। अब पिछले 1-2 सालों में एक पैटर्न है कि बिल्डर कोशिश करता है कि क्योंकि वो जाएगा, अगर वो रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को अथॉरिटी में या कोर्ट में, तो शायद उसका वेटेज ना मिले उसको, या उसको बेनिफिट ना मिले। अब वो कुछ सेट ऑफ रेजिडेंट्स को आगे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ बिल्डर, और उस फाइट को दे विल शो लाइक एओ वर्सेस रेजिडेंट। अब बिल्डर अपने आप को मासूम रिप्रेजेंट करता है ऐसे कुछ करके कि सर हम तो मेंटेनेंस हम तो खुद नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, काम है, लेकिन हम मजबूरी में कर रहे हैं और हम मेंटेनेंस का हैंडओवर देना चाहते हैं, पेपर्स हमारे रेडी हैं, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एओ और रेजिडेंट्स या 2 ग्रुप में आपस में फ़ाइट चल रही है। तो ऐसा करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है
डिफरेंट अथॉरिटीज़ में भी, और समटाइम्स अगर आप सर्च करोगे तो आपको हाई कोर्ट और उसके आपको रिट्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है अपने आप को। और इस तरीके से वो कॉमन एरिया मेंटेनेंस को जितना लंबा रन कर सकता है वो करने की कोशिश करता है किसी भी अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो आपके अपने अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स होते हैं। तो अभी क्या है कि जैसे क्योंकि वो आपके खुद के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। सेकंड, उनकी रीचेबिलिटी भी आपके लिए कन्वीनियंट है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आप बिल्डर को रीच आउट करें किसी भी काम के लिए। प्लस तो इस सिनेरियो में भी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन का फॉर्मेशन होने के बाद मेंटेनेंस का हैंडओवर सबसे इम्पॉर्टेंट है अभी, क्योंकि अब क्या होगा, अगर 2 रुपये भी आएंगे ना तो वो या तो फिर आपके 2 रुपये खर्च होंगे आपके अपार्टमेंट के ऊपर, या फिर क्योंकि अकाउंट जिस अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो वो आपका अपना पर्सनल अपार्टमेंट का ही अकाउंट है, तो या तो वो पैसा एज ए सेविंग आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा अगर खर्च नहीं होता है, या फिर वो खर्च होगा। बट क्योंकि एओए को हर 3 महीने 4 महीने पे आपको हर ऑडिट भी देना ही होता है, तो आपको पूर्ण पारदर्शिता रहती है कि हमारे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं या कितने पैसे हमारे अकाउंट में भी रखे हुए हैं। तो बट बिल्डर समहाउ आपको शायद ऑडिट रिपोर्ट भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बेनिफिट है, उसके डिफरेंट रिसोर्सेज में पैसे खर्च होते हैं, और वो आपको शायद इतनी आसानी से, बहुत कम ही अपार्टमेंट में ऐसा देखा गया है जहाँ पे कोई बिल्डर रेगुलर इंटरवल पे अपने ऑडिट रिपोर्ट्स शेयर करता है विद द रेजिडेंट्स। आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत इससे हेल्प मिली होगी समझने में, और बाकी आप लोग भी अपनी इस पे अपनी रिसर्च कीजिए, पढ़िए। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।